नमस्कार, मैं हूं किरण यादव और आज की इस वीडियो में बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार यानी कि 17 जुलाई को कहा कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन अब हम ये नहीं कहेंगे। अब हम कहेंगे जो हमारे साथ हम उनके साथ। सबका साथ सबका विकास कहना बंद करो। पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शुभेंदु अधिकारी ने इस चीज का जिक्र किया और कहा कि भाजपा को अल्पसंख्यक मोर्चा की भी जरूरत नहीं है। हम जीतेंगे, हम हिंदुओं को बचाएंगे और संविधान को बचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। केशव प्रसाद मौर्य के लगातार बगावती तेवर के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच मौजूदा खींचतान की रिपोर्ट दी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इससे पहले योगी ने यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंत्रियों के साथ बैठक की। लोकसभा चुनाव में भाजपा को हुए सीटों के तगड़े नुकसान के बाद से ही खींचतान देखी जा रही है और पिछड़ों के सबसे बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि कार्यकर्ता और संगठन सरकार से बड़ा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बगावती तेवर बरकरार है। नड्डा से मिलने के 15 घंटे बाद केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, संगठन सरकार से बड़ा होता है। भाजपा की अंतर्कलह पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा है और लिखा कि भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन और प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। 3 दिन पहले भी मौर्य ने कार्य समिति की बैठक में यही बात कही थी और इसके बाद मौर्य को नड्डा ने मंगलवार को दिल्ली बुलाया। 1 घंटे तक बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान ने नसीहत दी है कि सरकार संगठन में तालमेल बनाकर रखे, बयानबाजी से भी बचे। वहीं यूपी भाजपा की ओर से भी 2 दिन पहले केशव के समर्थन में 2 पोस्ट किए गए थे। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर 29 जुलाई को फैसला होगा। सिंघवी ने कहा है कि पाकिस्तान में इमरान छूटते हैं फिर जेल जाते हैं, हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को करीब 2.5 घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका पर सुनवाई 29 जुलाई को करेंगे। सीबीआई की तरफ से अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने के खिलाफ जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री है, आतंकवादी नहीं। एयर इंडिया ने 2200 भर्तियां निकाली है और 25,000 कैंडिडेट पहुंचे। मुंबई एयरपोर्ट पर भगदड़ जैसी स्थिति बनी। लोडर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा था। मुंबई में मंगलवार यानी कि 16 जुलाई को एयरपोर्ट लोडर की 2216 वैकेंसी पर 25,000 से ज्यादा कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए पहुंच गए। इससे मुंबई एयरपोर्ट पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। एयर इंडिया के कर्मचारियों को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। नौकरी के लिए पहुंचे कैंडिडेट्स की कई फोटो और वीडियो भी सामने आई है, जिनमें युवाओं को भारी भीड़ देखने को मिली। फार्म काउंटर पर पहुंचने के लिए कैंडिडेट धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक आवेदकों को बिना भोजन और पानी के घंटों इंतजार करना पड़ा। ऐसे में कई लोगों की तबीयत भी खराब हो गई। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को लेकर डॉक्टर्स ने अब बड़ा दावा किया है। कहा है कि पूजा खेड़कर में 7% विकलांगता है और कोर्ट से सिलेक्शन के लिए 40% डिसेबिलिटी जरूरी होती है। ऑफिसर ने एड्रेस भी गलत बताया था। यूपीएससी सिलेक्शन को लेकर विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर का विकलांगता सर्टिफिकेट सामने आया है। पुणे के यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल यानी कि YCM अस्पताल से 24 अगस्त 2022 को जारी इस सर्टिफिकेट में बड़ा खुलासा हुआ है। 7% का मतलब है कि शरीर में कोई बड़ी विकलांगता नहीं है। पूजा का मामला लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी चलने फिरने में परेशानी से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक में प्राइवेट कंपनियों में ग्रुप सी और ग्रुप डी में स्थानीय लोगों को 100% आरक्षण देने का फैसला विवादों में घिर गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 16 जुलाई को इसकी घोषणा की थी। 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने सोशल मीडिया पर 100% कोटा बिल को लेकर की गई पोस्ट हटा ली।
सीएम के पोस्ट डिलीट करने पर राज्य के लेबर मिनिस्टर संतोष लाड ने बुधवार को सफाई दी है। कर्नाटक में प्राइवेट कंपनियों की नौकरियों में नॉन मैनेजमेंट पोस्ट के लिए रिजर्वेशन 75% और मैनेजमेंट लेवल के स्टाफ के लिए 50% तक सीमित है। दरअसल सिद्धारमैया कैबिनेट ने इसके लिए नियम तैयार कर लिए हैं। कैबिनेट से बिल भी पास हो चुका है। इसे 18 जुलाई को विधानसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि उससे पहले ही इस पर बड़ी इंडस्ट्रीज ने विरोध जताया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। सीएम सैनी ने कहा है कि हमारी सरकार हरियाणा में अग्निवीरों को पुलिस कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ की सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देगी। बुधवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप डी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 साल की छूट देने का भी फैसला किया है। पहले बैच के अग्निवीरों की आय में 5 साल की छूट मिलेगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों में सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% आरक्षण और ग्रुप डी में 1% आरक्षण देगी। ज्योतिर्मठ के शंकर आचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 15 जुलाई को केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब होने का आरोप लगाया था। इस पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि स्वामी सिर्फ सनसनी फैलाना चाहते हैं, सबूत है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाए। अजेंद्र अजय ने कहा कि मैं स्वामी का सम्मान करता हूं, लेकिन वो दिन भर पीसी करते रहते हैं। विवाद खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में बना रहना स्वामी जी की आदत है। अगर स्वामी जी कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें अनावश्यक विवाद खड़ा करने और केदारनाथ की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में लाडला भाई योजना लॉन्च करने का फैसला किया है और मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में 12वीं पास छात्रों को हर महीने 6,000, डिप्लोमा धारकों को हर महीने 8,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों को 10,000 रुपए मिलेंगे। सीएम ने ये घोषणा पंढरपुर में की है। सीएम ने कहा कि राज्य के युवा कारखानों में अप्रेंटिसशिप करेंगे और जिसके बदले उन्हें पैसे दिए जाएंगे। इस साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है। इस महाराष्ट्र में इसी साल नवम्बर में विधानसभा चुनाव होने जा रही है। ऐसे में बेरोजगारी के मुद्दे पर घिरी सरकार के लिए ये योजना गेम चेंजर साबित हो सकती है। यूपी के हाथरस में 2 जुलाई को हुई भगदड़ में 123 लोगों के मारे जाने के बाद संत नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि वो इस घटना के बाद से बहुत परेशान चल रहे हैं, लेकिन होनी को कोई नहीं टाल सकता। जो इस धरती पर आया है उसे जाना ही है। भोले बाबा ने कहा, 2 जुलाई को हुई घटना से परेशान हूँ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जो आया है उसे जाना ही है, भले ही आगे पीछे हो। भोले बाबा ने अपने वकील एसपी सिंह के उस दावे को सच बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्संग में जहरीले स्प्रे का छिड़काव किया गया था। इस वजह से वहां भगदड़ मची और लोग मारे गए। बाबा ने कहा, प्रत्यक्षदर्शियों ने विषैले स्प्रे के बारे में बताया है, वो सत्य है। कोई न कोई साजिश हुई है और लोग बदनाम करने में लगे हुए हैं, लेकिन हमें इस मामले की जांच कर रही एसआईटी पर भरोसा है। हाथरस में हुए हादसे के बाद से ही बाबा गायब चल रहे हैं। यूपी में मानसून की रफ्तार पर कुछ समय के लिए ब्रेक लग गया है। बुधवार को 12 जिलों में महज 0.2 मिलीमीटर बारिश हुई। 63 शहरों में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। आंचलिक मौसम विभाग लखनऊ के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि मानसून अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर शिफ्ट हो गया है। इस कारण उत्तरी हिस्सा शुष्क होता जा रहा है। 20 जुलाई से फिर मानसून की सक्रियता बढ़ेगी। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में 20 से 25 जुलाई के बीच अच्छी बारिश के आसार है। उधर पहाड़ों पर बारिश से पूर्वी यूपी की नदियां उफान पर है। गोरखपुर, वाराणसी समेत 20 से ज्यादा जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 20 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। वाराणसी का रत्नेश्वर महादेव मंदिर गंगा में डूब गया है। ये दुनिया का पहला झुका हुआ मंदिर है। 15 घाट भी जलमग्न हो गए हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के नौकर के पास 284 करोड़ की संपत्ति है और उसके पास एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर है और कहीं आने जाने के लिए वो इसी का इस्तेमाल करता है। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक इस नौकर का नाम जहांगीर आलम था। वो पीएम हसीना के घर पर मेहमानों को पानी देने का काम करता था।
जहांगीर ने हसीना के ऑफिस और घर में काम करने का जिक्र करते हुए कई लोगों से रिश्वत ली थी। वो लोगों से उनका काम करवाने का झांसा देकर पैसे वसूलता था। मामला सामने आने के बाद पीएम हसीना ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर पहले ही अमेरिका भाग चुका है। दरअसल बांग्लादेश में पूर्व आर्मी चीफ, पुलिस अधिकारी, टैक्स अधिकारी और कई सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले सामने आए हैं और इसी लिस्ट में प्रधानमंत्री के नौकर का भी नाम शामिल है। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।